नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को मैंने कह रखा था कि हर दिन कोई न कोई गेस्ट आ रहा है। तो आज सर हमारे बीच आ चुके हैं पंकज सर, जो कि पीजीटी इंग्लिश हैं और बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। लगभग मेरी जानकारी में सर को मोर देन 20 इयर्स हो गए हैं और 20 सालों से ज़्यादा ऐसा पीजीटी के इंग्लिश के तौर पे काम कर रहे हैं पीवीएस विद्या मंदिर में। बहुत-बहुत स्वागत सर कि आपने समय दिया और आप हमारे यहाँ आए। और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम सर। तो सर आज जो है चूँकि इंग्लिश के बारे में बात करेंगे जी। और इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट सर बड़ा मुश्किल से लोग पढ़ पाते हैं। हम लोग के टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे सर, तो इंग्लिश को मतलब रिटेन तो बड़ा अच्छा लगता है। बोलने में समस्या, ग्रामर में समस्या, बहुत सारी चीज़ें हैं और आज भी सर बहुत लोगों को इंग्लिश से बहुत डर लगता है। बिल्कुल। तो सर बहुत सारे सवाल हैं, बच्चों के सवाल हैं, कुछ हमारे भी सवाल हैं और आज आपके ऊपर सवालों की सर बारिश होगी, तो उसके लिए बिल्कुल। आपको तैयार रहना पड़ेगा सर। तो सर बहुत समय भी नहीं लेंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से सर जो है बच्चों का समय भी बड़ा जो है इसमें शाम का टाइम चल रहा है। सर पूरी लिस्ट है हमारे पास, तो शुरू करते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो सीबीएसई के बारे में अगर बात करें सर, तो सीबीएसई हर बार सिलेबस को चेंज करता रहता है, पैटर्न को बदलता रहता है। तो इस बार 2026 में क्या लग रहा है सर कि 2026 के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो सर कैसा होता है सर? देखिए, जो 2026 की अगर आप बात करें, तो पिछले साल का जो सिलेबस था, जी, सिलेबस वही है, कहीं जी, से कोई उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। और चूँकि आपने ये पूछा है, इसलिए मैं बता दूँ कि जो भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बच्चे देख रहे हैं, जी। ये इंग्लिश कोर जो है, जिसका कोड 301 है, हुँ, हुँ। ये पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का है और 3 सेक्शन में डिवाइड है। अच्छा सर। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन है, जी, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है और जी, सेक्शन सी लिटरेचर है। सेक्शन ए में आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे 22 मार्क्स के 22 मार्क्स के। और सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जिसमें शॉर्ट राइटिंग टास्क के तौर पर आपको नोटिस राइटिंग मिलेगी 4 मार्क्स के बिल्कुल। और फिर इन्विटेशन है 4 मार्क्स का हुँ। और लॉन्ग राइटिंग टास्क में लेटर टू द एडिटर है, जी, लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन है बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आपने जो एक और बताया। है जी, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। जी, तो जी। ये सिलेबस है और हुँ, लिटरेचर पूरा जो सिलेबस पूरा लास्ट ईयर का आता है है। वही सेम इस ईयर भी है। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल ये है सर कि एग्ज़ाम के दौरान जब हम आंसर लिखते हैं, जी। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक की अगर बात करें या ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें, तो उनका कितना महत्व हो जाता है सर हमारी आंसर राइटिंग में? देखिए सर, जब आप किसी भी आंसर को लिखने जाते हैं तो जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। जी, और क्योंकि जहाँ तक मैंने समझा है या बच्चों को पढ़ा करके समझने की कोशिश की है जी, कि बच्चों का जो ग्रामर पोर्शन है वो वीक रहता है। वीक इसलिए रहता है क्योंकि जब वो बेसिक स्टैंडर्ड में होते हैं, जब वो छोटी क्लासेस में होते हैं तो उतना उन पर वर्क नहीं किया जाता है या वो खुद अपना उतना वर्क नहीं करते हैं। इसलिए कहीं पर जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती तो है। और बिल्कुल। वो तभी दूर की जा सकती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करें जी, और एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करें कि लगातार। लगातार कि आपको वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें अगर ये सेंटेंस बनाना है तो इसके लिए हमें कौन-सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जैसा कि सर बाकी सारे सब्जेक्ट भी हैं, लेकिन इंग्लिश उनमें से सबसे हट के और एक अलग विषय निकल के आता है। तो उसकी अगर हम बात करें सर इंग्लिश के जो आंसर हम लोग लिखते हैं, उनको कैसे प्रेज़ेंटेबल बना सकते हैं सर? देखिए सर, आंसर लिखने का जो एक तरीका है वो ये है कि पहले तो आपको उस जिस आंसर को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जी, जिस स्टोरी से आंसर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका आपको पूरा एक आइडिया होना चाहिए। एक थीम आपको पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो किस चैप्टर से है, उसका क्या थीम है। और आंसर जब आप लिखें तो आपको जो मेन कैरेक्टर है, जी, उसको आपको ध्यान में रखना है। और आंसर लिखते समय आपको की पॉइंट जो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ की पॉइंट ज़रूर होते हैं, वो आप उसको अपने दिमाग में अंडरलाइन कर रखिए, दे, हाँ, उसको हाइलाइट कर अंडरलाइन रखिए सकते और हैं, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में लिखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा एक आपने लिखना बना शुरू कर किया पूरा और पेज भर पूरा एक दिया। पेज भर दिया है। क्योंकि जब आप पैराग्राफ में लिखेंगे जी, तो आपको ये पता रहेगा कि इस पैराग्राफ में हमने ये चीज़ लिखी है, तो जो एग्ज़ामिनर है वो भी उस उतने को पढ़ कर के आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, बच्चे को इस चैप्टर के आंसर या इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को पता है। जी। सर अक्सर ये समस्याएँ हमने भी देखी है, बहुत सारे बच्चों के साथ बातचीत होती है, तो लर्निंग पोर्शन तो वो तैयार करके जाते हैं,
लेकिन जब अनसीन पैसेज आ जाता है और अनसीन पैसेज में उनका टाइम बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है और कभी-कभी ऐसे पैसेज भी मिल जाते हैं या बच्चों को समस्याएँ आती हैं कि वो उनके आंसर ढूँढ भी नहीं पा रहे हैं। तो सर ख़ासकर अगर अनसीन पैसेज के बारे में बात करें सर तो उसको सर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए? हाँ, देखिए अनसीन पैसेज बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि अनसीन पैसेज में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जी सर। प्रॉब्लम इसलिए आती है सर क्योंकि अनसीन पैसेज बच्चे कभी भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। वो हुँ। लिटरेचर में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, राइटिंग सेक्शन में इतना इन्वॉल्व रहते हैं। साल भर उसी को रट रहे हैं, बिल्कुल, याद कर रहे हाँ। हैं, उसी से तो इसलिए उनको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सबसे ईज़ी जो तरीका है वो ये है कि अगर आप किसी अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जी, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक है। और फिर आप अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू करिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर मिलेंगे मिलेंगे। मिलेंगे। कुछ और 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, जो जी। आपके वोकैब्युलरी पर बेस्ड होते हैं। हाँ, वो तो सर जितना भी याद करेंगे उतना कम वो ही है। आप वोकैब्युलरी पर बेस्ड है तो कहीं-कहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि सिनोनिम्स अगर है जी, जी। या कुछ ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन है जो बच्चे नहीं पकड़ पा रहे हैं उस पैराग्राफ से, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। उसका सबसे ईज़ी तरीका यही है कि अगर आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो हुँ, आप पर डे आप जितने भी टाइम आपके बचे हुए हैं, पर डे आप 1 अनसीन पैसेज या 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आप उसको र र उससे रिलेट करने की कोशिश मतलब करिए। पहला ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लें और क्वेश्चन को बिल्कुल, पढ़ने के बाद आंसर ढूँढने का प्रयास बिल्कुल। करें। ये नहीं कि तरीका बस यही है तरीका ये है। तरीका यही है। बाकी पूरा पढ़ेंगे टाइम का बहुत टाइम लॉस हाँ, होगा। और बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि जो इंग्लिश कोर का जी, पेपर है जी। इसमें बहुत बार सुनने को मिला है कि बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। हुँ, कारण यही है कि बच्चे जो अनसीन पैसेज है उसमें स्टूडेंट्स इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो टाइम को ध्यान नहीं रख पाते हैं। टाइम टाइम से सर रिलेटेड अगला सवाल भी है कि सर एग्ज़ाम जो हमारा लगभग 3 घंटे के आस-पास एग्ज़ाम होता है। हुँ। तो सर इस 3 घंटे को कैसे हम डिवाइड करें कि हमारा पेपर छूटे ना और मैक्सिमम क्वेश्चन को हम टच भी कर पाएँ? देखिए जो पेपर है उसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को मिलता है। जी, तो 15 मिनट जो आपको बोर्ड ने दिए हैं पढ़ने के लिए पेपर को, उस 15 मिनट को फिर आप पेपर को पढ़िए। लिखना नहीं लिखना उसमें। नहीं है, आप जी, पढ़िए, पूरा पेपर पढ़िए और जहाँ पर आपको जो लगता है कि ये आंसर हमको क्लियर है या है, तो वहाँ पर जी, टिक भी आप कर लीजिए। और रीडिंग सेक्शन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट्स आपको वहाँ पर देना चाहिए। और 3 घंटे का पेपर मतलब 180 मिनट्स हुआ, जी, 3 घंटे 180 मिनट हुआ। बिल्कुल। तो अगर आप उसको डिवाइड कर लेंगे और उसी पैटर्न पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। और इसीलिए मैं बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करिए तो अपने पास एक वॉच ज़रूर रखिए, घड़ी रखिए घड़ी रख के और टाइम उसमें सवा 3 घंटे आप सेट करिए कि मुझे ये पेपर जी, सवा 3 घंटा मैंने लिया है, 15 मिनट में पेपर पढ़ूँगा और 3 घंटे में पेपर सॉल्व करूँगा। और आप कोशिश करिए कि आप उस 3 घंटे में भी 10 मिनट पहले अपने पेपर को सॉल्व कर लीजिए और बचे 10 मिनट तो फिर आप उसमें रिवाइज़ कर लीजिए। लगातार सवाल सर हैं, अगर हम हाँ, पानी हाँ, पीना नहीं, चाहें तो कोई पी नहीं सकते सर हैं। आप वो तो अ, आप पूछिए, लिस्ट बहुत लंबी है सर, पूछिए इसीलिए आप। थोड़ा-सा बड़ी मुश्किल से आप आए सर। आप कई दिनों से नहीं आ पा रहे थे, समय का असर है। सर अगला सवाल ये है कि खासकर अगर बात करें सिलेबस की तो फ्लेमिंगो और विस्तास चलती है। तो फ्लेमिंगो, विस्तास के ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे लगातार सवाल उठ रहे हैं और लगातार सवाल आ रहे हैं कि बच्चा अगर उन चैप्टरों को मिनिमम तैयार करे तो फेल ना हो सर? हाँ, देखिए ये भी एक अच्छा सवाल है क्योंकि बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं जी। वो पीसीएम और पीसीबी में ही उसी इन्वॉल्व में से रहते हैं। इन्वॉल्व समय वहीं दे देते हैं अपना वो पूरा। इंग्लिश को सिर्फ़ एक ऐसा समझते हैं कि ओवरनाइट हम इसको पढ़ करके हाँ, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 2 दिन पढ़ेंगे पहले और पढ़ना हो शुरू जाएगा करेंगे वो। और हो जाएगा। जी, जी। तो ऐसे बच्चों के लिए फ्लेमिंगो से जो शुरू के 5 चैप्टर हैं, जी सर। लास्ट लेसन है, लास्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, रैट ट्रैप और हुँ, आपका इंडिगो। ये 5 चैप्टर हैं जो बच्चे अगर अच्छा पढ़ लें, हुँ। तो इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये फ्लेमिंगो के चैप्टर्स हैं। और विस्तार की अगर बात करें तो थर्ड लेवल है, द एनिमी है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है और गोइंग प्लेसेस है। जी, तो ये सारे चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। और पोएट्री जो सेक्शन जो है उसमें अगर आप आएँगे तो पोएम में माय मदर एट 66 है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी है और ऑन जेनिफर्स टाइगर्स है। ये 3 हैं इम्पोर्टेंट। अच्छा सर ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जो आंसर लिखते हैं, पैराग्राफ बना के लिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी जाने-अनजाने में बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। सर ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन-कौन से लूप होल हैं
या गलती होने की संभावनाएँ जहाँ पर है, जिससे हम बच सकें सर आंसर राइटिंग में? देखिए, जब आप राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में नोटिस, इन्विटेशन और लेटर और आर्टिकल और रिपोर्ट, जी, ये बेस्ड होते हैं जनरली जो आपका फॉर्मेट है। बिल्कुल सर। तो अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है, फॉर्मेट सही तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है, तो आपको वहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। जी, फॉर्मेट पे ध्यान फॉर्मेट देना पे है। ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन मेन फॉर्मेट पे है और आपके कंटेंट बेस है। और लिटरेचर में अगर आप आते हैं, तो लिटरेचर में अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपको उस जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, उसका जो थीम है वो पूरा जी, आपको क्लियर हो, और उसमें नैरेटर का क्या रोल है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और छोटे-छोटे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को लिखने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश ना इंग्लिश को करिए। सर बहुत हवा नहीं बनाना चाहिए, जैसे लोग बना कर रख देते हैं, नहीं, और वैसा है नहीं। आप टेंस का भी ध्यान रखिए कि अगर आप किसी स्टोरी को लिखने जा रहे हैं, तो आप टेंस किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो भी जी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, तो सर अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट या सिलेबस से रिलेटेड, क्योंकि आप सर एज़ अ इवैल्यूएटर भी बहुत समय से जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम की कॉपियाँ भी चेक कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं कि सर जो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन कॉपियाँ नहीं चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑफलाइन जी, टीचर हैं। जी। लेकिन आप सर चूँकि पढ़ाते भी हैं, पढ़ाने के साथ-साथ कॉपी भी चेक कर रहे हैं, कई सालों से चेक कर रहे हैं। कुछ हमें वहाँ का जानना चाहूँगा आपसे। जैसे कि सर जब हम लोग आंसर लिखते हैं, तो बहुत सारी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो सर स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो रही है, तो क्या उसके नंबर आप काटते हैं कि नहीं काटते हैं सर? बड़ा सर पेचीदा सवाल है चूँकि नंबर नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। जी, देखिए, जब हम लोग एज़ अ इवैल्यूएटर कॉपी को चेक करते हैं, जी सर। तो वहाँ पे कॉपी किस रीज़न से आ रही है, कहाँ की आ रही है, ये किसी को नहीं पता होता। नहीं पता कौन लिख रहा है। जी, और जितने माइंडसेट के बच्चे होते हैं, उतने तरह की कॉपी हम लोग को मिलती है। जी। कुछ बच्चे हैं जो बहुत कॉपी को नीट एंड क्लीन लिखते हैं, तो वो साफ-सुथरी आप बहुत देख कर लिखते के हैं। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, हुँ, इस बच्चे ने पढ़ा है, अच्छा लिखा है। जी। और कुछ कॉपीज़ होती हैं जो बहुत इम्प्रेसिव होती है। जैसे ही आप फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, आपको ये हुँ, समझ में आ जाता है कि इस बच्चे के पास लिखने का तरीका सही है, है सब कुछ। उसने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट किया है। हुँ, हुँ। और कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कॉपी को पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। खुद ही पढ़ना पड़ता है, हम ही हाँ, पेपर दे रहे आपको हों। वो पढ़ने में फिर आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाना इसलिए जी। पड़ता है कि बच्चे हैं वो किस माइंडसेट से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अनसीन पैराग्राफ से ही क्वेश्चन उठा करके उसी में से कुछ लाइन वहाँ पर जोड़ करके लिख देते हैं। जी, जी। इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे, ये जी, आपसे बेहतर कोई नहीं नहीं। जानता है। और और एग्ज़ामिनर को आप जितना रिलैक्स रखेंगे, हाँ, उतना आपको नंबर। मतलब अगर स्पेलिंग गलत है तो नंबर कटेंगे, चाहे थोड़े बहुत ही कटें लेकिन हाँ, कटते वो हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी मिस्टेक करके आ रहे हाँ, हैं। एक आध तो चल जाता होगा एक सर, आध वहाँ पे ओवरलुक कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप कंटीन्यूअस एक लाइन में कई 3-4 चीज़ें अगर स्पेलिंग एरर कर रहे हैं, तो तो फिर कट मार्क्स जाए। कटता है। जी सर। तो अगला सवाल ये है कि सर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, कोई बच्चा अगर जी। एवरेज है और अगर एवरेज स्टूडेंट इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है सर, तो उसको सर क्या काम करना चाहिए? देखिए, एक एवरेज बच्चा अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा है, ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्ट जी, से पूछ रहे हैं? एग्ज़ाम के हाँ, पर्सपेक्टिव से पूछ रहा तो हूँ। अभी अगर वो इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है इस समय, जी, वो ये है कि वो क्वेश्चन के आंसर को लिखे, जी। एक क्वेश्चन के आंसर को कई बार लिखे और लिखने की प्रैक्टिस डालें। लिखने की प्रैक्टिस क्योंकि हवा रटने निकालने से की। रट करके आप नहीं कर पाएँगे। अगला सवाल सर वही है, सर रटने वाले से आप लगता है लिस्ट मेरी देख ली है तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं। अगला सवाल यही है सर कि जैसे आंसर जो लॉन्ग आंसर होते हैं, तो क्या उनको रट के जाना चाहिए या अपने मन से बना करके नहीं, कॉन्सेप्ट तरीके से लिखना नहीं, चाहिए? आप रट नहीं पाएँगे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न, आप क्वेश्चन रट करके अगर जा रहा है और क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया, जी, तो फिर आपका रटना वहाँ पे काम नहीं करेगा। रटना वहाँ पे नहीं चाहिए। नहीं, आपको उस चैप्टर से पूरा गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको उस पूरे स्टोरी का प्लॉट पता होना जी, चाहिए और हर एक कैरेक्टर के बारे में ये पता होना चाहिए कि अगर इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, तो वो 3 कैरेक्टर्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लिख पाएँगे। रट के आप नहीं लिख पाएँगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएँगे। अगला सवाल सर ये पूछूँगा कि लगातार सैंपल जो बच्चे लगा रहे हैं, जी। तो सैंपल पेपर में भी सर जो हम लोगों ने देखा और बच्चों से लगातार बातें हो रही हैं, सर अलग-अलग कंपनियों के सैंपल पेपर भी हमारे पास आ गए हैं।
कुछ बहुत हाई लेवल के जा रहे हैं, कुछ बहुत लो लेवल के, कुछ मिड रेंज में, चूँकि नाम नहीं ले सकते। जी। तो सर सैंपल पेपर में लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सैंपल जो लगा रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है? ये कैसे पता लगेगा सर? देखिए, सैंपल पेपर का जो मेन पर्पज़ मुझे समझ में आया वो ये है कि आपको क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं। जी, और अगर आप किसी एक सैंपल पेपर में उस क्वेश्चन को देख रहे हैं और किसी दूसरे सैंपल में सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, रिपीट हो रहा तो है। आंसर आपको डिफरेंट मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेम मिले। हाँ, एक सैंपल पेपर में आंसर है वही आपको दूसरे में मिले। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, हुँ, जो फ्लामिंगो और विस्तास की टेक्स्ट बुक है, उसी आप पर उसी से अपने कंटेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ सैंपल पेपर मार्केट में चूँकि वो उनका अपना एक हाँ, तरीका है अलग-अलग तरीके हैं। मार बिज़नेस को रन करने का, तो बिल्कुल वो सर। अलग चीज़ है। अदर सबसे बेस्ट जो आपके पास है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। जी और सर, वो भी जहाँ से भी उन्होंने भी अगर कोई कंटेंट लिया होगा तो टेक्स्ट बुक से ही लिया होगा। ठीक सर। अगला सवाल ये है सर कि 90 प्लस लाना है, खासकर इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि बाकी सारे सब्जेक्ट को तो हम याद करके जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर 90 प्लस मार्क्स लाना है सर तो मिनिमम उसके लिए हमें कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए खासकर इंग्लिश को पढ़ने के लिए? देखिए 90 प्लस मार्क्स अगर आपको लाना है, जी। तो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं यही दूँगा कि जब जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी जी, स्कूल जी में सर। पढ़ रहे जी, हैं, विद्यालय में जहाँ आप पे अपने स्कूल की क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो वो आपके लिए बेस्ट है। उससे अच्छा आपको कहीं रेमेडी नहीं मिलेगी, उससे अच्छी कोई कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और 90 प्लस लाने के लिए आपको उस सब्जेक्ट पे रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम है तो मैं 4 घंटे पढ़ लूँ, 6 घंटे पढ़ लूँ, 8 घंटे पढ़ लूँ। वो एक अलग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कर भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको 90 प्लस लाना है तो आपको रेगुलर उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस सभी जानते हैं प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। करनी है। उसके बिना फिर कहीं कुछ नहीं, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-सा सर अगली जो हमारे सवालों की लिस्ट है वो लीक से हट के आएगी, क्योंकि सिलेबस की बातें बहुत सारे लोग बता रहे हो, आपने बता दिया। क्योंकि आप इतना इफेक्टिव बता रहे हैं, ये बात जहाँ तक पहुँचेगी हर बच्चा इसको देखेगा। इंग्लिश कोई स्ट्रीम का सब्जेक्ट नहीं है, वो पीसीएम का हो चाहे पीसीबी, फिज़ कोई भी मतलब हाँ, जितने भी स्ट्रीम स्ट्रीम का सब में वो सीबीएसई कॉमन है। जितने भी स्ट्रीम आपको कॉमन रन करते हैं उनमें इंग्लिश एक कॉमन कॉमन सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट को है पढ़ना ना? है। सवाल सर ये जानना चाहूँगा कि इतने सारे सब्जेक्ट के बीच जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जी, बच्चों जी, में। जी। तो सर उस स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए सर, जो एक चक्कर ये है ना सर कि बाकी सारे सब्जेक्ट की तो कोचिंग भी हो जाती है। हुँ, हुँ। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं हुँ, फिज़िक्स की, हुँ, हुँ, केमिस्ट्री, हुँ, बायोलॉजी सब की है। हुँ, हुँ। लेकिन इंग्लिश की कोचिंग बहुत रेयर होती है, बिल्कुल मतलब सही, बहुत कम जाते बहुत हैं सही लोग। आपने इस हैं। चीज़ को पॉइंट और आउट किया। कोचिंग सेंटर वाले भी जो है वो पीसीएम या पीसीबी पर ही फ़ोकस करके इंग्लिश को नेग्लेक्ट कहना नहीं चाहिए सर, लेकिन इसको दरकिनार ही रखा गया बिल्कुल। है। और जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्कूल के भरोसे ही पढ़ रहा है। सर उसमें जब पेपर आता है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में। सर उसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रेज़ किया है कि कोचिंग में जी, आपको इंग्लिश की क्लास नहीं मिलती है, नहीं मिलती है स्पेशली सर। सीबीएसई। सीबीएसई में। और बच्चा फुल्ली डिपेंडेंट होता है स्कूल पर। बिल्कुल सर। अगर वो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, हुँ, तो वो फिर कहीं न कहीं स्कूल की क्लास ज़रूर अटेंड करता है। कर लेगा सर वो तो। और स्ट्रेस इसलिए आता है क्योंकि आप पूरे समय इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते हैं। टाइम अगर आप थोड़ा भी टाइम दे रहे होते, तो हुँ, आपको इतना प्रेशर ऑल ऑफ सडन एकदम से नहीं आता। बहुत लाइटली लेते हैं बहुत सारा। लाइटली लेते हैं। और और चूँकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये बहुत मतलब देखिए, स्कोर लेके जाता मैं है। बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 98 जा रहे हैं जी, बिल्कुल। और आप इंग्लिश में 75 आ रहे हैं, 75 तो आप 25 अगर आउट ऑफ 100 देखें तो 25 आपका लॉस हो 25 गया। नंबर तो वैसे ही कम तो हो गए। 5% का तो लॉस आपको हो गया ना। कभी 95 से ऊपर जा ही नहीं पाएगा वो तो तो फिर। इसीलिए मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि जब भी आप सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को अगर समझ रहे हैं, जी, तो जितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका ये इंग्लिश भी कोर भी साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्ट्रेस दूर करने का तरीका सर सिर्फ एक ही है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के टच में रहिए और प्रैक्टिस करिए। आप अगर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उस स्टोरी को इस तरीके से पढ़िए कि जैसे आप कोई कहानी सुन रहे हो या कोई एक ऐसी चीज़ आप लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरीके से आप चैप्टर पढ़िए। और चैप्टर पढ़ पढ़ करके अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। बेहतर सर, बहुत अच्छा लगा सर जवाब आपके काफ़ी इम्प्रेसिव सर, मुझे लग रहा है कि मुझे भी दोबारा इंग्लिश पढ़नी चाहिए। कोशिश करूँगा सर दोबारा मैं भी अगर पुरानी यादें ताज़ा करूँ, दोबारा से फ्लेमिंगो विस्तास पढूँ।
तो अगला सवाल ये है, चूँकि मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, आप एज़ अ एकेडमिक इंचार्ज भी हैं जी, और एकेडमिक इंचार्ज की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, सिलेबस के साथ-साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। उसको सोशली, मेंटली हर तरीके से आप सपोर्ट करते हैं सर। तो अगला सवाल ऐसा ही है सर कि जब बच्चा सेंटर पे पहुँचता है एडमिट कार्ड लेकर के और बस जस्ट इंटर होने वाला है, उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, डर भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अधिकतर बच्चों को पेपर का डर बहुत सताता है, बिल्कुल। चाहे वो इंग्लिश का हो, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री लगभग सारे सब्जेक्ट का। तो अगला सवाल यही है सर कि अगर पेपर में डर लग रहा है, सर वो कैसे करना है? उसको ओवरकम कैसे करना है? क्योंकि स्कूल का भी प्रेशर है, घर वालों को भी प्रेशर है और डर तो लग ही रहा है। सर डर कैसे कम किया जाए? देखिए सर, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जी, पढ़ रहे होते हैं जी, और चूँकि आप वहाँ से यूज़्ड टू हैं, जी, आपको टीचर अच्छे से जानते हैं, आप टीचर को अच्छे से जानते हैं, बिल्कुल। टीचर आपको अच्छे से जानता है। लेकिन आप जब जब दूसरी जगह जाते हैं, तो हुँ। एक आपका जो मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डर का माहौल वो रहता है डेवलप होता कि है। हाँ, कि वहाँ जाएँगे क्या स्कूल होगा? अलग, टीचर अलग, प्लस जी, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई जानता कोई नहीं है जानता नहीं और है। आप पेपर लिखने जा रहे हैं, आप बिल्कुल। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वो तो हुँ, एक है, इफ़ेक्ट रहता है उसका। हुँ। और इस स्ट्रेस को कम करने का तरीका यही है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए और इस चीज़ को समझिए कि अगर आपने कुछ अच्छा पढ़ के रखा हुआ है, तो अच्छा ही होगा। और कहीं-कहीं क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हो जाते हैं वो तो पेपर सर में कि सबके वो लिए तो अगर है, सबके लिए सबका है, ही हो जाता है। अदरवाइज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, चूँकि आपने कहा कि मैं एकेडमिक इंचार्ज हूँ, जी, बहुत बड़ी तो ज़िम्मेदारी होती है ज़िम्मेदारी आपके है सर लिए। और बीबीएस विद्या मंदिर ने मुझे इतना बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है जी, कि मैं अपने आप को उस जगह पर फुलफ़िल करने की आज भी कोशिश करता हूँ कि फुलफ़िल कर 150, पाऊँ। 200, 250 बच्चों को आप बिल्कुल। मैनेज करते हैं और और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। चूँकि मैं क्लास भी लेता हूँ, बिल्कुल सर, तो इसलिए मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। नहीं होती नहीं है। होती है। वो बस अगर डर का आप माहौल हाँ, बना बस रहता है। आप अपने अपने वर्क पर बिलीव कर रहे हैं और जो भी आपने पढ़ा है, उस पे बिलीव अगर आप कर रहे हैं, तो स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप 1-2 पेपर सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा हट के है, हम भी जानना चाहेंगे और आप भी अच्छी भली बात ही जानते हैं, कि खासकर हमारे सीबीएसई स्कूलों में या हम भी लोग ऐसे चल रहे हैं, इंग्लिश को केवल एक राइटिंग जैसा एक लिखने का विषय बना कर दिया है। हम लिखते हैं, याद करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने का प्रयास बड़ा कम करते हैं। बोलने मतलब हैबिचुअली आ ही नहीं रही सर। उसका भी एक कारण सर ये है कि ये एटमॉस्फेयर से ही डेवलप हो सकता है। जी, हम किसी जगह पर 5 घंटे, 6 घंटे रह रहे हैं और वहाँ पर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, जी, आस-पास के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कहीं न कहीं अपने आप को ट्रिगर करेंगे, आपको ट्रिगर होगा कि मैं भी इंग्लिश मैं भी बोलूँ, बोल पाऊँ। बोल पाऊँ। और धीरे-धीरे फिर एक बार अगर आपने हैबिट अपनी डेवलप कर ली है, तो फिर आप बोलना शुरू कर देते हो और इंग्लिश एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। जैसे एक्सप्रेस हिंदी में करना है, बात कर हाँ, रहे हैं, इंग्लिश में एक्सप्रेसिव बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज है थोड़ा-थोड़ा कि उसमें आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रामेटिकल आपको बहुत ज़्यादा ये मेरे मेरे ख़्याल से या जी, जो बहुत बहुत लोग हमसे मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनका ऐसा मानना होगा कि जी, ग्रामेटिकल एरर वहाँ पर बहुत होती मायने है। नहीं रखती है। वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट है। बस सर लास्ट के 2-3 सवाल हैं, बस खत्म कर लेंगे इसको और समाप्ति की ओर ले जाएँगे, बिल्कुल। क्योंकि समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का भी। लास्ट वीक अगर बात करें सर, एग्ज़ाम चूँकि होने वाला है, शायद 9 तारीख को पेपर है शायद इंग्लिश का, अ, ये 12 मार्च को 12th है, को है, जी 12 मार्च। 12th को, माफ़ी चाहूँगा सर, कि 12 मार्च को पेपर है। सर 12 मार्च से 1 हफ़्ते पहले की हमारी क्या-क्या तैयारी हो जानी चाहिए, अगर एग्ज़ाम को लेकर बात करें सर तो? देखिए, अब जो टाइम बचा है उसमें स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि जो आपके फ्लेमिंगो के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा मैंने अभी आप बताया, बता चुके हैं सर। वो चैप्टर आप पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हुँ, हुँ। विस्तार में भी 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, जी, पोएम अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि अब जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिख करके प्रैक्टिस करना शुरू करिए। स्पेशली अगर आप राइटिंग सेक्शन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जी, हर एक टॉपिक से नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन, लेटर, आर्टिकल, रिपोर्ट इनसे अगर आप 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में डेली डेली अगर आप 3-3 4-4 क्वेश्चन रेगुलर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बस आप सही डायरेक्शन में अपने आप को ले जाइए और आप टाइम वेस्ट नहीं करिए। टाइम वेस्ट ना क्योंकि करें, बहुत सारा अभी होली भी है और अभी शादी का भी त्योहार, बहुत सारा शादियाँ चल सीज़न रही था, हैं। तो कहीं जी, न कहीं बच्चे ना चाहते हुए भी एंगेज हो जाते हैं।
उससे अब अपने आप को निकाल निकाल लीजिए, बस क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट पेपर तो निकल चुके। बिल्कुल। बस सर आखिरी सवाल है आपके लिए, बस आखिरी सवाल ही, और सब मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा जी, कि टॉपर्स की बात तो हर कोई कर लेता है कि बच्चे पढ़ेंगे, टॉप करेंगे सारे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, जो मान लीजिए साल भर नहीं पढ़े हैं। जी। किसी भी कारण से मतलब मटर-गश्ती कह लीजिए, इलाहा हम लोग की भाषा में, या टाइम पास जो भी आप कह लीजिए, साल भर पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन अब उनको पास तो होना है सर। तो मिनिमम ऐसे कौन-कौन से टॉपिक हैं सर या चैप्टर है जिनको पढ़ ले तो बच्चा हमारा फेल ना हो और वो पास हो जाए सर? देखिए सर, जो राइटिंग सेक्शन है, जी, अगर उसकी मैं स्पेशली उसकी बात करूँ तो वो 80 मार्क्स का है। जी, 80 मार्क्स कहीं से भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी उस 18 मार्क्स को गेन करने में। बिल्कुल। और वहाँ पे क्योंकि सारे चैप्टर्स तो ये उन बच्चों के लिए जो सारे हाँ, चैप्टर्स नहीं पढ़े नहीं हैं। पढ़ पाए सर। तो 18 मार्क्स अगर आप वहाँ से निकाल लेते हैं, 18 में जी, अगर आप 15 भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल। तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हुँ, वो शॉर्ट राइटिंग टास्क और लॉन्ग राइटिंग टास्क में डिवाइड है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ से मार्क्स नहीं गेन कर सकते। और रह गई बात लिटरेचर की, जी, तो वो जितने चैप्टर्स मैंने आप बताए हैं, अगर आप उनसे पढ़ रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं अच्छा करेंगे करेंगे। और रीडिंग सेक्शन, अगर आप अनसीन पैसेज की जो आपने शुरू में बात की, तो वो केवल तभी पॉसिबल है, अब तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सर आपने सारे जवाब दिए, और होप सो आशा भी करते हैं कि आपकी बात बहुत सारे बच्चों तक पहुँचेगी भी और आगे भी चल के पहुँचेगी, तो शायद बच्चे वो ध्यान दें और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएँ। सर बस बेस्ट विशेज़ देना कहना हाँ, चाहूँगा, आप मैं बेस्ट विशेज़ यही दे बताना दें। चाहता हूँ कि अगर कोई मैसेज जो आप भी देना बच्चे चाहें? अभी मुझे सुन पा रहे हैं, जी, उनसे सिर्फ़ यही एक एडवाइस है कि आप अपने लिए तो पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए ज़रूर सोचिए जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके टीचर्स, और उससे भी इम्पोर्टेंट आपके पेरेंट्स हैं, जो कहीं न कहीं से आपको एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उतना पैसा आपके ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। तो जितनी ज़िम्मेदारी उनकी है, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप अगर अच्छा करेंगे, तो आपके टीचर्स को भी अच्छा लगेगा और उससे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। तो मेरी बेस्ट विशेज़ सभी के लिए है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बीबीएस विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं उनसे एक अटैचमेंट तो मेरा है। बिल्कुल सर जाएगा। और वो बच्चे बहुत एक रिमोट एरिया से आते हैं, जी, जहाँ पर हम लोग का स्कूल है। बिल्कुल। वो बच्चे थोड़ा-सा हैं, उनके पास कोई और संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है पढ़ने सर। का संसाधन नहीं है, तो वो फुल्ली डिपेंडेंट स्कूल पे रहते हैं। और जहाँ तक अपने स्कूल की बात करूँ, तो जो भी टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और दे रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये सभी उन बच्चों के लिए है जो 90 प्लस में भी जा सकते हैं, या जो जैसा सर ने कहा कि जो बहुत एवरेज बच्चे हैं। जी, ये अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ऊपर विश्वास करिए और उस जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके टच में रहिए, और अच्छा जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आप लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी आप लिख कर के आएँगे वो बेहतर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए, और आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो हर जगह पढ़ लेते हैं, इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल है और टीचर मिलना भी मुश्किल है। आप इस आए, आपने समय दिया सर, इसके लिए मैं बहुत-बहुत सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत कि आपने धन्यवाद मुझे सर। अपनी बात रखने के लिए यहाँ बिल्कुल पर सर, बुलाया। क्योंकि ये सारी बातें सर विद्यालय में नहीं हो पाती, बिल्कुल, बच्चे और जी, दूसरी चीज़ जो आप ये बार-बार आप जैसे इस चीज़ को ज़ोर दे रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ कि जी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी बच्चों को कोचिंग में मिल जाती है। जी, जी, तो मैं उन सभी लोगों से ऐसा एक रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है कि जी। बच्चों को इस एक सब्जेक्ट से कभी भी दूर मत रखिए, हुँ, क्योंकि ये जितना इम्प्रूव होगा, उतना उतना फ्यूचर में भी अदर सर सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होगा और बिना फ्यूचर इंग्लिश वो का अच्छा अपना कर पाएँगे। तो अगर आप एक क्लास भी अगर वीकली दे पा रहे हैं, जी। तो उन बच्चों के लिए है, अच्छा है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए। ऐसे ही सर आगे भी मुलाकात होगी सर, बिल्कुल बहुत होगी सारे सर, विषयों पे होगी। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।